प्राचीन समय की बात है। एक जंगल से सपेरों का एक झुंड गुजर रहा था। चलते चलते उन्हें एक स्थान पर घना और छायादार वृक्ष दिखाई दिया। तब वे सभी उस वृक्ष की छाया में बैठकर विश्राम करने लगे। उसी वृक्ष के पास एक विशाल सांपों की बांभी थी। तभी एक सपेरा बोला, यहां जरूर कोई सर्प मिलेगा। उसकी बात सुनकर सभी सपेरों ने आपस में चर्चा की और फिर उन्होंने उस बांभी को खोदना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में उस बिल से एक अत्यंत भयंकर और काले रंग का नाग निकला। सपेरों ने तुरंत उस नाग को पकड़ लिया और अपने पिटारे में बंद कर दिया। अब वे सभी सपेरे उस नाग को साथ लेकर वहां से आगे बढ़ चले। रास्ते में उन्होंने सोचा, क्यों ना इस नाग का विष निकाल लिया जाए। जब वे कुछ दूरी पर पहुंचे तब उन्होंने पिटारा खोलकर देखा। पिटारा खोलते ही वे सभी हैरान रह गए, क्योंकि अंदर वो भयंकर नाग नहीं था। उसकी जगह पर एक अत्यंत सुंदर और कीमती नौलखा हार रखा हुआ था। वो हार देखकर सभी सपेरे बहुत प्रसन्न हुए। वो ये सोचकर आश्चर्यचकित थे कि उन्होंने तो एक सर्प पकड़ा था, लेकिन पिटारे में यह हार कहां से आ गया। खैर, वे बोले, ये तो और भी अच्छा हुआ, यह हार तो कहीं अधिक मूल्यवान है। फिर उन्होंने आपस में विचार किया, चलिए इसे लेकर राजा के पास चलते हैं। राजा इस हार के बदले हमें मनचाहा धन दे सकता है। यह सोचकर वे सभी सपेरे राजा चित्रसेन के राज्य की ओर चल पड़े। कुछ समय बाद वे राजा के महल में पहुंचे। उधर राजा का दरबार लगा हुआ था, जहां राजा चित्रसेन अपने सभी मंत्रियों के साथ विराजमान था। तभी दरबार में सपेरों का वो झुंड प्रवेश करता है और सभी सपेरे राजा को प्रणाम करते हैं। राजा ने जब सपेरों को दरबार में देखा तो उन्होंने उनसे दरबार में आने का कारण पूछा। इस पर सपेरे बोले, महाराज, हमारे पास एक अत्यंत कीमती हार है जो आपकी महारानी के गले की शोभा को और बढ़ा सकता है। ऐसा हार आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा। राजा चित्रसेन बोले, दिखाओ कैसा हार है तुम्हारे पास। तब सपेरों ने अपना पिटारा खोला और उसमें रखा हुआ वो अनोखा हार राजा को दिखाया। जैसे ही राजा और उनके दरबारियों ने वो हार देखा, सभी अचंभित रह गए, क्योंकि ऐसा विचित्र और सुंदर हार उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। हार को देखकर राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम ये विचित्र हार कहां से लाए हो। इस पर सपेरे बोले, महाराज, ये हार हमें रास्ते में मिला। तब हमने सोचा कि क्यों ना इसे आपको भेंट कर दिया जाए। राजा बोले, ठीक है, हम तुम्हारी ये भेंट स्वीकार करते हैं। ये हार देखकर हमारी रानी बहुत प्रसन्न होगी। फिर राजा ने अपने एक मंत्री को आदेश दिया कि इन सपेरों को उचित इनाम देकर सम्मान पूर्वक विदा किया जाए। सपेरों को खूब सारा धन इनाम में मिला और वे खुशी खुशी दरबार से विदा हुए। राजा ने वो हार टोकरे सहित अपने पास रख लिया। पूरा दिन राजा राज दरबार में अपने कार्यों में व्यस्त रहे। जब शाम का समय हुआ तो उन्होंने दरबार समाप्त किया और वो हार वाली टोकरी अपने साथ लेकर महल की ओर रवाना हो गए। राजा जब अपने महल पहुंचे तो रानी से बोले, देखो महारानी, आज मैं तुम्हारे लिए एक बेहद सुंदर उपहार लाया हूं। जब तुम इसे देखोगी तो बहुत प्रसन्न हो जाओगी। रानी मुस्कुराकर बोली, महाराज, ऐसा क्या लाए हैं आप मेरे लिए। ये सुनते ही राजा ने वो टोकरी रानी की ओर बढ़ा दी और बोले, महारानी जी, आप स्वयं ही इस बहुमूल्य उपहार को देख लीजिए। रानी ने जैसे ही उस पिटारे को खोला तो देखा कि उसके अंदर एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और छोटा सा बालक लेटा हुआ है। उस बालक के चेहरे पर एक अलौकिक दिव्यता और दिव्य चमक थी। बालक इतना आकर्षक और मनोहारी था कि रानी उसे एकटक निहारती ही रह गई। वो आश्चर्य से बोली, महाराज, इसमें तो एक अत्यंत सुंदर बालक लेटा हुआ है। रानी की यह बात सुनकर राजा चकित हो गए और बोले, नहीं रानी, इसमें बालक कैसे हो सकता है। इसमें तो नौलखा हार रखा हुआ था। यह बालक कहां से आ गया। राजा को रानी की बात पर विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने स्वयं वह टोकरी उठाई और भीतर झांक कर देखा। वास्तव में जैसे ही राजा ने टोकरी में देखा, उनका भी आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने उस दिव्य बालक को देखा और देखते ही अत्यंत प्रसन्न हो उठे। कारण यह था कि राजा को अब तक कोई संतान नहीं थी और राजा रानी दोनों ही संतान की इच्छा में लंबे समय से दुखी रहा करते थे। अब उन्होंने विचार किया कि यह पुत्र उन्हें भगवान की ओर से दिया गया एक दिव्य वरदान है। उन्होंने उसी समय निश्चय कर लिया कि आज से यह बालक उनका पुत्र होगा और वे दोनों उसका पालन पोषण अपने पुत्र की भांति करेंगे। यह रहस्य किसी को ज्ञात नहीं था कि जो हार राजा ने दरबार में प्राप्त किया था वो बालक में परिवर्तित हो गया है। लेकिन महल की कुछ दासियां वहां पास ही खड़ी थीं और उन्होंने राजा रानी के बीच हो रही बातचीत को सुन लिया था। रानी ने राजा से पूछा, महाराज, ये बालक आपको किसने दिया। तब राजा ने बताया, आज दरबार में सपेरों का एक झुंड आया था। उन्होंने हमें एक पिटारे में रखकर नौलखा हार भेंट किया था। लेकिन ईश्वर की कृपा से जब हम दरबार से महल की ओर आ रहे थे तभी वो हार इस सुंदर बालक में परिवर्तित हो गया। आज से ये बालक हमारा पुत्र है और आगे चलकर यही हमारे राज्य की गद्दी का अधिकारी बनेगा। उसी दिन से राजा और रानी उस दिव्य बालक को अपना पुत्र मानकर उसका पालन पोषण करने लगे। एक दिन राजा ने अपने दरबार में यह घोषणा कर दी कि रानी के गर्भ से एक अत्यंत सुंदर पुत्र का जन्म हुआ है। यह समाचार सुनकर समस्त प्रजा में हर्ष की लहर दौड़ गई। पूरे नगर में उल्लास और उत्सव का माहौल बन गया। नगरवासियों ने खुशी खुशी दीप जलाए, मिठाइयां बांटी और नाच गान किया। राजा और रानी दोनों अत्यंत प्रसन्न थे
और बड़े स्नेहपूर्वक उस बालक का पालन पोषण कर रहे थे। समय के साथ वो बालक धीरे धीरे बड़ा होता गया। जैसे जैसे समय बीतता गया वो बालक अब जवान हो चुका था। उसके रूप और गुण देखकर हर कोई मोहित हो जाता। जब वो विवाह योग्य हो गया तब राजा चित्रसेन के मन में विचार आया कि अब उसके पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। एक दिन राजा ने रानी से कहा, अब हमारा पुत्र विवाह योग्य हो गया है, अब समय आ गया है कि उसका विवाह किसी सुंदर और गुणवान कन्या से कर दिया जाए। राजा की बात रानी को बहुत अच्छी लगी। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, शुभ काम में देर कैसी, आप जितनी जल्दी हो सके मेरे पुत्र का विवाह कर दीजिए। राजा चित्रसेन के राज्य के समीप एक और समृद्ध राज्य था जहां के राजा का नाम जयंत था। राजा जयंत की एक अत्यंत सुंदर और बुद्धिमती कन्या थी जिसका नाम वैजंती था। राजा जयंत ने अपनी पुत्री को आचार्य से सभी प्रमुख विद्याओं का अध्ययन करवाया था, इसलिए राजकुमारी वैजंती 16 विद्याओं में पारंगत थी। रूप, विद्या और मर्यादा में वैजंती अद्वितीय थी। राजा जयंत भी अब यह सोचने लगे कि उनकी कन्या विवाह योग्य हो गई है और अब उसे योग्य वर को सौंप देना चाहिए। उन्होंने अपने दरबार में पुरोहितों को बुलवाया और उन्हें टीका की सामग्री सौंपते हुए कहा, पुरोहित जी, मेरी पुत्री वैजंती के लिए एक योग्य और तेजस्वी वर की तलाश कीजिए। किसी योग्य राजकुमार को टीका करके यहां लाइए। पुरोहित जी टीका की सामग्री लेकर अन्य राज्यों की यात्रा पर निकल पड़े। वे कई राज दरबारों में गए, अनेक राजकुमारों को देखा, परंतु किसी में भी उन्हें वैजंती के योग्य तेज, गुण और सौंदर्य नहीं दिखा। वे इधर उधर घूमते हुए थक चुके थे। अंततः चलते चलते राजा चित्रसेन की नगरी में पहुंच गए। उस समय राजा चित्रसेन का दरबार सजा हुआ था। अचानक दरबार में पुरोहित का आगमन होता है। राजा चित्रसेन उन्हें देखते ही समझ जाते हैं कि ये कोई ब्राह्मण है जो किसी राजा की पुत्री का विवाह प्रस्ताव लेकर आया है। राजा पुरोहित से पूछते हैं, आप लोग कौन हैं और कहां से आए हैं? पुरोहित ने उत्तर दिया, महाराज, हम राजा जयंत के राजपुरोहित हैं और उनकी पुत्री राजकुमारी वैजंती का टीका लेकर आए हैं। हमारे राजा की बेटी वैजंती अत्यंत रूपवती है और 16 विद्याओं में निपुण है। हमने सुना है कि आपका राजकुमार भी विवाह योग्य है। तब राजा चित्रसेन उत्तर देते हैं, हमारा एक पुत्र है और वो अत्यंत सुंदर एवं योग्य है। परंतु राजा चित्रसेन को यह ज्ञात नहीं था कि उनका पुत्र वास्तव में एक नाग है। जब राजा ने अपने पुत्र को पुरोहित के सामने प्रस्तुत किया तो पुरोहित राजकुमार को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्हें वो राजकुमार पसंद आ गया। उन्होंने राजकुमारी वैजंती का विवाह पक्का कर दिया और अपने राज्य लौट गए। समय धीरे धीरे बीतता गया। कुछ दिनों बाद जब विवाह का शुभ समय आया तो राजा चित्रसेन ने अपने पुत्र को सजाकर दूल्हा बनाया और बारात लेकर राजा जयंत के नगर पहुंचे। वहां पहुंचते ही राजा जयंत ने उनका भव्य स्वागत किया और अपनी पुत्री वैजंती का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न करा दिया। इस प्रकार पुत्र का विवाह करके राजा चित्रसेन अपने राज्य लौट आए। समय और आगे बढ़ा। एक दिन रानी ने राजा से कहा, महाराज, अब हमें राज्य की बागडोर अपने पुत्र को सौंप देनी चाहिए ताकि उसे भी शासन चलाने का अनुभव प्राप्त हो सके। उसी दिन महाराज चित्रसेन ने अपने पुत्र को युवराज घोषित कर दिया। अब राजा चित्रसेन निश्चिंत होकर रहने लगे। राजकुमार बड़े ही अच्छे ढंग से राज्य का संचालन करने लगा। एक दिन की बात है, राजकुमारी वैजंती अपनी दासियों से बातचीत कर रही थी। उसी दौरान राजकुमारी की एक दासी कहती है, महारानी, क्या मैं आपसे एक बात कहूं? आप अपने पति से पूछना कि उनके माता पिता कौन हैं। दासी की यह बात सुनकर वैजंती को बड़ा आश्चर्य हुआ। वैजंती कहने लगी, दासी, ये तुम क्या कह रही हो? क्या हमारे पति राजकुमार महाराज चित्रसेन के पुत्र नहीं हैं? तब दासी कहती है, नहीं राजकुमारी, आप बड़ी भूल कर रही हैं। ये उनका पुत्र नहीं है। मैं इतना तो नहीं जानती कि राजकुमार के वास्तविक माता पिता कौन हैं, पर इतना अवश्य जानती हूं कि राजकुमार महाराज चित्रसेन के पुत्र नहीं हैं। आप स्वयं अपने पति से यह बात पूछ लीजिए। अब तो राजकुमारी वैजंती के मन में भी अपने पति को लेकर शंका उत्पन्न होने लगी। वो मन ही मन सोचने लगी कि आज शाम को जब राजकुमार महल में आएंगे तो मैं उनसे यह प्रश्न अवश्य पूछूंगी। जब शाम को राजकुमार महल में आते हैं तो राजकुमारी वैजंती उनसे कहती है, महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। राजकुमार कहते हैं, पूछो रानी, क्या पूछना चाहती हो? तब राजकुमारी कहती है, आप मुझे यह बताइए कि आपके माता पिता कौन हैं और आप किस वंश के हैं। यह बात सुनकर राजकुमार कहने लगा, रानी, क्या तुम्हारी मति मारी गई है? महाराज चित्रसेन और महारानी ही मेरे माता पिता हैं। तब वैजंती बोली, नहीं महाराज, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कृपया करके सच सच बताइए। यह बात सुनकर राजकुमार बड़े धर्म संकट में फंस जाते हैं। राजकुमार सोचने लगे कि आज किसी न किसी ने वैजंती के मन में यह प्रश्न पैदा कर दिया है। जरूर किसी ने इसे बहकाया है और यह बिना पूछे मानेगी नहीं। राजकुमार ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, देखो, मैं महाराज का ही पुत्र हूं, तुम व्यर्थ में मुझ पर संदेह कर रही हो। लेकिन अब तो राजकुमारी अड़ गई कि अब तो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप किस वंश के हो, आपके माता पिता कौन हैं। अब राजकुमार सोचने लगा कि लगता है मुझे इसे बताना ही पड़ेगा क्योंकि ये बिना जाने मानेगी नहीं। राजकुमार बार बार अपनी पत्नी से कहता है, मान जाओ,
अभी भी समय है, मुझसे ये बात मत पूछो वरना बहुत पछताओगी। लेकिन राजकुमारी तो जैसे जिद पर अड़ गई थी। वो कहने लगी, अगर नहीं बताओगे तो मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगी और मैं यही मानूंगी कि तुम मुझसे झूठा प्रेम करते हो। यह बात सुनकर राजकुमार कहने लगा, ठीक है, अगर तुम नहीं मानती हो तो मैं तुम्हें यह बात बताऊंगा, पर यहां नहीं। हम कल महल से बाहर वन विहार के लिए चलेंगे और वहां चलकर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अब अगले दिन रथ सजाया जाता है जिसमें राजकुमार और उनकी पत्नी वैजंती दोनों बैठ जाते हैं। वे दोनों वन विहार करने का बहाना करके महल से बाहर निकल जाते हैं और एक नदी के किनारे पहुंचते हैं। नदी को देखकर राजकुमारी वैजंती कहने लगी, महाराज, आप मुझे इस नदी के पास क्यों लेकर आए हैं? क्या इस नदी से आपका कोई संबंध है? तब राजकुमार कहता है, मैं फिर तुमसे कहता हूं कि मान जाओ और मुझसे मेरे वंश के बारे में मत पूछो, वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। राजकुमार के बार बार समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी और कहने लगी, नहीं महाराज, मुझे यह जरूर बताना होगा कि आपके माता पिता कौन हैं और आप किस वंश के हो। जब राजकुमारी वैजंती नहीं मानी तो राजकुमार उस नदी में नीचे उतर गया और कमर तक के जल में पहुंचते ही कहने लगा, रानी, अभी भी समय है, तुम मुझसे ये बात मत पूछो, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। लेकिन राजकुमारी कहने लगी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं ये बात पूछकर ही मानूंगी। इस प्रकार राजकुमार नदी के गहरे जल में उतरता गया। जब वो छाती तक जल में पहुंच गया तो फिर रानी को समझाते हुए कहता है, रानी, मान जाओ, तुम्हारा ये पूछना मुझे तुमसे दूर कर सकता है। राजकुमारी बोली, चाहे कुछ भी हो जाए, आप इस भेद को मेरे सामने जरूर रखोगे। जब राजकुमार और आगे बढ़ा और अपने मुख के बराबर जल में आया तो कहने लगा, रानी, अभी तेरे पास समय है, ये जानने की कोशिश मत करो कि मैं कौन हूं। परंतु रानी नहीं मानी। फिर राजकुमार ने अपना असली नाग का रूप धारण कर लिया और नदी के जल